तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर के, एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के, उस डिप्लोमा को जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को इनवैलिड करार दे दिया और अमान्य कर दिया, जो नई शिक्षक भर्ती यानी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मान्य नहीं माना। उस पर बात करेंगे। आखिर उसको लेकर के कुछ अपडेट्स हैं जो आप यूँ मानिए कि एनएस डीएलएड के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट्स हैं, जिनको लेकर के आज मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। सभी साथियों से निवेदन है कि वो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर भी करते हैं, ताकि जो अपडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो आने वाले अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा ट्रांसफर पिटीशन केस है, उसकी सुनवाई पहले आप देख रहे थे कि 21 अक्टूबर 2024 डेट दिख रही थी, पहले लगी हुई थी। लेकिन उसमें एक बड़ा फेरबदल हुआ है कि वो सुनवाई अब जो है 14 अक्टूबर को उसमें डेट मिला हुआ है। 14 अक्टूबर को वो सुनवाई होने जा रही है। आप ये भी देखा कि अभी 5 राज्यों की मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से एक सुनवाई हुई थी कोर्ट में, जिसमें उन 5 राज्यों को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस इशू कर दिए थे कि इंटरम रिलीफ के लिए उनसे जवाब मांगा है 5 राज्यों से कि भाई इन अभ्यर्थियों को, जो ये हमारे पिटिशनर्स हैं इस केस में, या यूँ कहिए एनएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती जो ऑनगोइंग वहाँ पे चल रही हैं या आने वाली हैं, उसमें क्यों ना शामिल किया जाए, जबकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये चीज़ वहाँ पर नोटिस किया गया है और हो सकता है अगली सुनवाई जब होगी उस केस की तो उन 5 राज्यों को जो है नई भर्तियों में शामिल कर लिया जाए। नोटिस कंप्लीटली आप एकदम इंटरमीडिएट उनको मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद है और ये डेफिनेट लग रहा है। उसके बाद टीपी केस की बात हम करें तो एक अच्छी खुशखबरी ये निकल के आई है कि अब जो है इसमें सरकार इंटरेस्ट ले रही है। एमएचआरडी ने अपना वकालतनामा वहाँ पर फाइल कर दिया है और रिटर्न सबमिशन की बजाय उन्होंने क्या किया, यानी रिटर्न में नोटिस गया था तो उन्हें एक नोटिस का जवाब देना था, तो वो उन्होंने सबमिशन ना करके और सीधे सीधे जो है अपना वहाँ पर वकील जो एडवोकेट हैं वहाँ पे उतार रहे हैं, और एक नहीं 2-2 एडवोकेट वहाँ पे लेके आ रहे हैं। यानी अब कहीं ये लग रहा है कि जो एमएचआरडी है वो हरकत में आया है इस मामले को लेकर के। और मैं पहले भी पूरे वीडियो में कह चुका हूँ कि कोर्स डिजाइन किया है सरकार ने, एमएचआरडी ने, एनसीटी ने। तो सरकार का बनाया हुआ कोर्स है ये, सरकार ने डिजाइन किया, सरकार ने कोर्स कराया है, यानी प्रोडक्ट किसका है? सरकार का है। तो उस प्रोडक्ट का जो, उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट यानी फेवर करने का, प्रोटेक्ट करने का या उसके बारे में बताने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की है। तो उसके लिए एमएचआरडी अब जो है मामले में इस खेल में कूद चुकी है। और जो सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, उत्तराखंड वाले जो केस था हमारा मेन केस, नंदन सिंह बोहरा वाला, जिसमें 28 नवंबर 2023 को फैसला आया था, तो एमएचआरडी से जो सवाल वहां पूछे गए थे तो उसका जवाब देने के लिए एमएचआरडी वहां पर उपस्थित नहीं था। लेकिन वो सवाल अब जब यहां पर पूछे जाएंगे तो एमएचआरडी उसका जवाब देगा। और मुझे लगता है अब बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं एनआईएस वालों के लिए। और ये माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और
माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि एनआईएस से जो डीएलएड किए हुए हमारे शिक्षक साथी हैं, उन लोगों को सफलता मिले, उनका कोर्स वैलिड हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए। साथ ही साथ अब यहाँ एक अपील और है कि यहाँ पे अगर हम कमज़ोर पड़ गए, कमज़ोर मतलब अगर फंड की दृष्टि से हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ गए, तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने दोबारा ये लड़ाई शुरू की, यानी कि 28 नवंबर 2023 के बाद से फिर हमने दोबारा लड़ाई शुरू की, तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा ना हो साथी, फंड की कमी नहीं होनी चाहिए, फंडिंग आप करते रहें। जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, विश्वनाथ जी हैं, उनको आप जो है फंडिंग करते रहिए ताकि इन केसों को अच्छे से लड़ा जाए। और यहाँ पर जो है जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पर पैरवी के लिए उपस्थित हों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं वो बिना पैसे के मतलब ही नहीं है कि वो आके खड़े हो जाएं। यानी कि 4 घंटे पहले जो डेट निर्धारित होती है और जो समय निर्धारित होता है सुनवाई का, उससे 4-5 घंटे पहले उनको पेमेंट करानी होती है। यानी वो अपनी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद तारीख पर, डेट पर वो सुनवाई के लिए जाते हैं। तो साथियों, यही अपील है कि आप फंडिंग करते रहें। फंडिंग का हिसाब बीच बीच में जो विश्वनाथ सर हैं वो आपको देते रहते हैं, पूरी पारदर्शिता वो रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ बढ़िया बात ये है कि जो गवई सर हैं, जिन्होंने ऑनरेबल जस्टिस गवई जी हैं, उनका जो रुख है अब वो एनआईएस को लेकर के सॉफ्ट नजर आया है पिछली सुनवाइयों में। और ये भी जानते हैं कि जो 5 राज्यों की मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, या नहीं भी जानते तो आपको बता दूं, वो जो सुनवाई हुई थी 5 राज्यों की, वो हमारे जो रिव्यू केस है विश्वनाथ जी के द्वारा डाला हुआ, उसमें टैग वो हो गया। यानी उन केसों की, उसके उन 5 मिसलेनियस एप्लीकेशनों की जो सुनवाई अब होगी वो आपके यानी कि रिव्यू वाले केस के साथ। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो यही कहता है कि ये जो टीपी वाला केस है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाला, जिसकी 14 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है, ये मामला भी हो सकता है इस सुनवाई पर आपके रिव्यू वाले केस में टैग हो जाए। तो फिर ये, यानी ये मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी राज्य मिसलेनियस एप्लीकेशन के द्वारा और भी आएंगे, वो सब मामले गवई सर की बेंच में ही टैग होंगे। यानी कि जो हमारा रिव्यू वाला केस है उसी के साथ टैग होंगे और एक बंच बन जाएगा। यानी कि जो केसेस हमारे पूरे भारत से, राज्यों से आ रहे हैं, उनका एक बंच बन जाएगा और उस एक साथ फिर सबकी सुनवाई होकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर निर्णय आएगा। और देखना, वो निर्णय एनआईएस वालों के लिए पक्ष में होगा और एनआईएस वाले पूरी तरह वैलिड। तो साथियों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो सार्थक लगी होगी। निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी कर दें। आगे जो भी इस विषय में अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।